दोस्तों, ऐसी मज़ेदार और हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। सुष्मिता के माँ बाप के चेहरे पर संतोष था कि उनकी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में होने जा रहा है। सुष्मिता और सागर ने एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुराए। इसके बाद वे सुंदर सपनों की दरिया में डूबते चले गए। सुष्मिता अपने मोहल्ले के सरकारी इंटर स्कूल में गेस्ट टीचर थी और उसके पिता सिविल इंजीनियर। उन्होंने अपने एक परिचित ठेकेदार के बेटे सागर से, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर था, सुष्मिता का रिश्ता तय कर दिया। सुष्मिता और सागर जब मिले तो उन्हें आपसी विचारों में बहुत मेल लगा, सो उन्होंने भी खुशी खुशी रिश्ते के लिए हामी भर दी। सगाई के साथ ही उन दोनों के रिश्ते को एक सामाजिक बंधन मिल चुका था। कंपनी के काम से सागर को साल भर के लिए विदेश जाना था, इसलिए शादी की तारीख अगले साल तय होनी थी। सुष्मिता के काम खत्म होते ही लौटने की बात कहकर सागर परदेश को उड़ चला। सुष्मिता ने सागर का रुमाल ये कहते हुए अपने पास रख लिया कि इसमें तुम्हारी खुशबू बसी है। एक शाम सुष्मिता अपनी छत पर टहल रही थी और हमेशा की तरह सागर वीडियो कॉल पर उससे बातें कर रहा था। जब बातों का सिलसिला ज़्यादा हो गया तो सुष्मिता ने सागर को अगले दिन बात करने के लिए कहा। इसके थोड़ी देर बाद सुष्मिता ने कॉल काट दी। इसके बाद जब सुष्मिता नीचे जाने के लिए पटी तो अचानक उसकी आंखें अपने पड़ोसी लड़के निशांत से मिल गई, जो अपनी छत पर खड़ा उन दोनों को बातें करता हुआ न जाने कब से देख रहा था। सुष्मिता निशांत को पड़ोस के रिश्ते से राखी बांध चुकी थी, इसलिए वह थोड़ा संकुचा गई और बोली, अरे निशांत भैया, आप कब आए? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। जब से तुम यहाँ आई हो मैं भी तब से छत पर हूँ, निशांत ने अपनी परत पर हंसी के साथ कहा। सुष्मिता ने आंखें नीची कर ली और सीढ़ियों की ओर चल पड़ी। वह निशांत की नज़र को अक्सर भांपती कि उसमें उसके लिए कुछ और ही भाव आते हैं। एक और शाम जब सुष्मिता अकेली ही छत पर टहल रही थी, तभी निशांत भी अपनी छत पर आया। निशांत भैया, कैसे हैं आप? कम दिखते हैं। निशांत उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उनके मन में भी लड्डू फूटने लगे। निशांत तो खुद सुष्मिता से बात करने को बेचैन रहता था, सो वह छत की बाउंड्री के पास सुष्मिता के करीब आ गया और बोला, मैं तो रोज़ इस समय यहाँ आता हूँ, तुम ही बिजी रहती हो। वह तो है, सुष्मिता मस्ती भरी आवाज़ में बोली। क्या करूँ भैया, अब जब से पढ़ाने जाने लगी हूँ समय और भी कम मिलता है। इसके बाद उन दोनों के बीच इधर उधर की बातें होने लगी। कुछ दिनों बाद एक रोज़ सुष्मिता घर में अकेली थी। सारे लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। सुष्मिता की चचेरी बहन सुनीति उसके साथ सोने के लिए आने वाली थी। शाम के गहराते साए सुष्मिता डरा रहे थे। उसने कई बार सुनीता को मैसेज कर दिया था कि जल्दी आना। खाना बनाने की तैयारी कर रही सुष्मिता छत पर सूख रहे कपड़ों का ख्याल आया तो वह भाग कर उठी। कपड़े को समेटने के बाद उसे अपनी समीज गायब मिली। आसपास देखा पाया वह समीज निशांत की छत पर पड़ी थी। सुष्मिता पहले तो हिचकी, लेकिन फिर आसपास देखकर निशांत की छत पर कूद गई। वह निशांत के आने से पहले वहां से जाना चाहती, मगर अपनी समीज उठाकर मुड़ी। निशांत उसे मुस्कुराता खड़ा मिला। सुष्मिता ने एक असहज मुस्कुराहट उसकी ओर फेंकी। निशांत बोला, उड़कर आ गई हुई यहाँ ये? हाँ भैया, हवा तेज़ थी ना आज। सुष्मिता से निकलने के मूड में थी, लेकिन निशांत उसके आगे दीवार से लगकर खड़ा हो गया और बतियाने लगा। तब तक शाम पूरी तरह चारों ओर छा चुकी थी। सुष्मिता ने कहा, भैया अब मैं चलती हूँ। हाँ, मच्छर काट रहे हैं मुझे भी यहाँ। निशांत ने अपने पैरों पर थपकी देते हुए कहा, अच्छा ज़रा 2 मिनट नीचे आओ ना, मैंने एक नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं उसमें, तुमको भी दिखाता हूँ। न चाहते हुए भी सुष्मिता निशांत के साथ सीढ़ियों से उतर आई। उसके मन में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। निशांत ने लैपटॉप ऑन किया और उसे दिखाने लगा। सुष्मिता का ध्यान जल्दी से वहाँ से निकलने पर था। तभी उस गौर किया कि निशांत के घर में बहुत शांति है। सब लोग कहाँ गए? सुष्मिता ने निशांत से पूछा।
निशांत ने जवाब दिया, यहाँ भी सारे लोग शहर से गए हुए हैं, कल तक आएंगे। सुस्मिता का दिल धक से रह गया। उसने कहा, भैया अब मैं निकलती हूँ, मुझे खाना भी बनाना है। सुस्मिता का इतना कहना था कि निशांत ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हैं भैया? सुस्मिता ने निशांत से पूछा। उसे निशांत से किसी ऐसी हरकत का डर तो बरसों से ही, लेकिन आज उसे करते देखकर वह अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। निशांत ने सुस्मिता की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींचा और उसके हाथों में थमी समीज उससे लेकर टेबल पर रखते हुए बोला, सागर की तस्वीरों में रोज़ नई नई लड़की होती तो तुम उसको एकदम पैकेट वाला खाना खिलाने के चक्कर में क्यों हो? तुम भी थोड़ी झूठी हो जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। सुस्मिता का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। निशांत ने उसके मन में दबे उसी शक के बिंदु को छू लिया था जिसके बारे में वह दिन रात सोच सोच कर चिंतित होती थी। क्या सही है और क्या गलत, ये सोचते सोचते बहुत देर हो गई। तूफान कमरे में आ चुका था। बिस्तर पर देह की ज़रूरत और मन की घबराहटों को नीचे दबी सुस्मिता एकटक दरवाजे के पास पड़े अपने निशांत के कपड़ों को देख रही। निशांत की गर्म तेज सांसें सुस्मिता की बेचैन सांसों में मिलती चली गई। सब कुछ शांत होने के बाद सुस्मिता ने अपनी आंखों के कोरों के गीलेपन को पोंछा और अपने कपड़ों और खुद को समेटकर वहां से चल पड़ी। निशांत ने भी उससे नज़रें मिलाने की कोशिश नहीं की। कैलेंडर के पन्नों के आगे पलटते रहे। सुस्मिता और निशांत के बीच भाई बहन का रिश्ता अब केवल सामाजिक मुखौटा मात्र ही रह गया था। ऊपर अपने कमरे में अकेला सोने वाला निशांत आराम से सुस्मिता को रात में बुला लेता और वह भी खुशी खुशी अपनी छत फांद कर उसके पास चली आती। आए दिन सुस्मिता के अंदर जाने वाला इच्छाओं का रस आखिरकार एक रोज़ अपनी भीतरी कारगुजारियों का संकेत देने के लिए उसके मुंह से उल्टी के रूप में बाहर आकर सबको संदेशा भेज बैठा। सुस्मिता के माँ बाप सन्न रह गए। घर में ज़ोरदार हंगामा हुआ। इसके बाद सुस्मिता की हाइमेनोप्लास्टी कराकर सागर के आते ही उसे ब्याह कर विदा कर दिया गया। सुहाग रात में चादर पर सुस्मिता के छिटके लाल छींटों ने सागर को भी पूरी तरह आश्वस्त कर दिया। दोनों की जिंदगी शुरू हो गई। सुस्मिता का मन सागर के साथ संतुष्ट था क्योंकि निशांत के पास तो वह खुद को शारीरिक सुख देने और सागर से अनचाहा बदला लेने के लिए जाती थी। धीरे धीरे 2 साल बीत गए लेकिन सुस्मिता और सागर के घर नया सदस्य नहीं आया क्योंकि उन्होंने डॉक्टर से जांच करवाई। सागर में किसी तरह की कोई कमी नहीं निकली। इसके बारी सुस्मिता की रिपोर्ट की थी। डॉक्टर ने दोनों को अपनी केबिन में बुलाया और कहना देते हुए कहा, मेरी समझ में नहीं आता मिस्टर सागर की, जब आप लोगों को बच्चा चाहिए था तो आखिर आपने अपना पहला बच्चा गिराया क्यों? बच्चा गिराना कोई खेल नहीं है। अगर ऐसा कराने वाला डॉक्टर अनुभवी नहीं हो तो आगे चलकर पेट से होने में दिक्कत आती है। आपकी पत्नी के साथ भी यही हुआ है। सागर हैरान रह गया। सुस्मिता को ऐसे लगा मानो उसे किसी ने अंदर से खाली कर दिया हो। सागर ने टूटी सी नज़र उस पर डाली और डॉक्टर की बातें सुनता रहा। वहाँ से लौट कर आने के बाद सागर चुपचाप पलंग पर बैठ गया। अब तक की ज़िंदगी में सागर से बेहिसाब प्यार पाकर उसके प्रति श्रद्धा से लबालब हो चुकी सुस्मिता उसके पैर पकड़ लिए और रो रो कर सारी बात बताई। सागर के चेहरे पर हारी सी मुस्कान खेल उठी। वह उठकर दूसरे कमरे में चला गया। उन दोनों को वहाँ बैठे बैठे रात हो गई। सुस्मिता जानती थी कि इस सब की जड़ वही है, इसलिए पहले भी उसे ही करनी होगी। थोड़ी देर बाद वह सागर के पास गई। वह दीवार की ओर मुंह किए बैठा था। अपने आंसुओं को किसी तरह रोककर सुस्मिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सागर ने उसकी ओर देखा और भरी आंखें लिए बोल उठा, तुम भरोसा करो या ना करो, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने काजल की कोठरी में भी खुद को बेदाग रखा और तुम केवल शक के बहकावे में आकर खुद को कीचड़ में धकेल बैठी। सुस्मिता फूट फूट कर रोए जा रही थी।
सागर कहता रहा, ये मत समझना कि मैं तुम्हारी देह को अनछुआ न पाकर तुम्हें ताना मार रहा हूँ, बल्कि सच तो ये है कि पति पत्नी का संबंध तन के साथ साथ मन का भी होता है, और तन को मन से अलग रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तुम्हारा मन अगर तन से खुद को बचा पाया है तो मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए दरवाजे खोल कर बैठा है, वरना मुझे तुम्हारा अधूरा समर्पण नहीं चाहिए। फैसला तुम्हारे हाथ में है सुस्मिता। अगर तुम्हें मुझसे कभी भी प्यार मिला हो तो तुमको उसी प्यार का वास्ता अब दोबारा मुझे किसी भुलावे में मत रखना। सुस्मिता ने सागर के सिर पर हाथ फेरा और वापस अपने कमरे में आ गई। उसकी आंखों के सामने सागर के साथ बिताई रातें घूमने लगी। जब वह निशांत को महसूस करते हुए सागर को अपनी सीने से लगाती, उसके मन से उसे धिक्कारना शुरू कर दिया। विचारों के ज्वार बाटे से में वह सारी रात ऊपर नीचे होती रही। भोर खिलने लगी, इसलिए उसने अपने आंसू पोंछे और फैसला कर लिया। सुस्मिता ने अपना सामान बांधा और सागर के पास पहुंची। सागर ने सवालिया निगाहों से उसकी ओर देखा। सुस्मिता ने सागर का माथा चूमा और सागर की जेब से उसका वही रुमाल निकाल लिया जो उसने शादी से पहले उसके परदेश जाते समय निशानी के रूप में अपने पास रखा था। सुस्मिता ने वह रुमाल अपने बैग में डाला और बोली, मुझे माफ़ मत करना सागर, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं जा रही हूँ, अपनी ज़िंदगी शुरू करो। और हाँ, इतना भरोसा दिलाती हूँ कि अब तुम्हारे इस रुमाल को अपनी बची ज़िंदगी में दोबारा बदनाम नहीं होने दूंगी। सागर ने अपनी पलकें तो बंद कर ली, लेकिन उसने आंसू नहीं रुक पाए। सुस्मिता भी अपनी आंखों के बहाव को रोकते हुए तेज़ी से मुड़ी और दरवाजे की ओर चल पड़ी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को आगे से आगे शेयर करना।